दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को इंडिया टीवी के चेयरमैन एवं एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट को आज शाम 7 बजे तक तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। यह आदेश 14 जून को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में दिया गया। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने एक्स कॉर्प पूर्व में ट्विटर को आज शाम 5 बजे तक संबंधित ट्वीट को अनब्लॉक करने का निर्देश दिया है, जिसके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दावा किया है कि उसने इसे जियो ब्लॉक कर दिया है। मानहानि का यह मुकदमा तब दायर किया गया जब कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि रजत शर्मा ने चुनाव परिणाम वाले दिन एक शो के दौरान अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। हाईकोर्ट ने पूछा कि जून में दिए गए आदेश पर अब तक अमल क्यों नहीं किया गया, फर्जी दावों वाले ट्वीट्स क्यों नहीं हटाए गए। इसके जवाब में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने हाई कोर्ट में दलील दी कि रजत शर्मा का जो वीडियो हमारे प्लेटफॉर्म पर डाला गया है वो एडिटेड नहीं लगता। हालांकि हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि सारे वीडियो और इससे जुड़े URL 13 जुलाई की शाम तक हट जाने चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कांग्रेसी इकोसिस्टम सिर्फ एक्स की ओर से कही गई बातों को आधार बनाकर मीडिया ट्रायल करने में लगा है। कांग्रेसी इकोसिस्टम इस पूरे मामले को डाइवर्ट करते हुए सिर्फ ये फैलाने में जुट गया कि रजत शर्मा ने रागिनी नायक को ऑन एयर गाली दी थी। ऐसे में खुद रजत शर्मा आगे आए और उन्होंने पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम को बेनकाब कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी रजत शर्मा ने खुद एक्स पर शेयर की। रजत शर्मा ने लिखा, झूठ की इंतहा हो गई है, सच मैं बताता हूं। आज ही कोर्ट ने अपने ऑर्डर में रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को निर्देश दिया कि वो 14 जून 2024 के ऑर्डर के मुताबिक अपने ट्वीट डिलीट करें। आज ही अदालत ने ट्विटर को आदेश दिया है कि अगर कांग्रेस लीडर ऐसा नहीं करते तो ट्विटर इन ट्वीट्स को ब्लॉक करे। आज कोर्ट ने यह भी कहा कि कांग्रेस के ये लीडर इस डिबेट से संबंधित कोई पोस्ट ना करे जब तक अदालत अंतरिम आदेश पर फैसला नहीं कर लेती। अदालत का आज का ऑर्डर सामने है, कोई भी देख सकता है। अब आप भी बताइए इनका क्या करें। खुद रागिनी नायक ने लिखा, एक्स फॉर्मरली ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि मेरे द्वारा पोस्टेड वीडियो न तो फेक है न ही एडिटेड है। रागिनी नायक ने न तो दिल्ली हाईकोर्ट की बात का कोई जिक्र किया और न ही 13 जुलाई 2024 तक वीडियो और पोस्ट को हटाने के आदेश को लेकर। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कम्युनिकेशन सेल के इंचार्ज जयराम रमेश ने भी लाइव लो के ट्वीट को रीट्वीट कर इस झूठ को आगे बढ़ाया। चूंकि उनका एजेंडा तो बढ़ ही रहा है, ऐसे में कौन 2 लाइन लिखकर सच्चाई को सामने रखने की जहमत उठाए। देखते ही देखते एक्स पर कांग्रेसी और लेफ्ट इकोसिस्टम इस अधूरी रिपोर्ट को पूरी बताकर पेश करने लगा और रजत शर्मा पर निशाना साधने लगा। इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जुलाई तक नेताओं को खुद से वीडियो हटाने होंगे, वरना एक्स को 13 जुलाई 2024 तक का समय इन्हें हटाने के लिए दिया गया। यह पूरा मामला ही वीडियो को हटाने के लिए दिए आदेश पर अमल न करने का है, जिसे लेकर मीडिया में किसी भी तरफ से एक भी शब्द नहीं बोला गया। हर तरफ एक तरफा तौर पर सिर्फ एक्स के बयान को प्राथमिकता से छापा गया, जिसका इस्तेमाल कांग्रेसी इकोसिस्टम ने अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में किया। बहरहाल अगर 13 जुलाई की शाम तक ये सारे ट्वीट्स और वीडियो नहीं हटाए गए, तब दिल्ली हाईकोर्ट अवमानना की कार्रवाई करता है या कोई अन्य कदम उठाता है, अब इस पर सभी की निगाहें रहेगी। ऐसे में इस वीडियो में इतना ही, और तमाम अपडेट के लिए हमारे चैनल लाइव टीवी से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने 90 दिनों की सजा भुगत ली है। हालांकि केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने भी गिरफ्तार किया था। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ED से फाइलें जमा करने को कहा था और कहा था कि हम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले फैसले के बाद और केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले दर्ज किए गए गवाहों के बयान देखना चाहते हैं। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए
आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने इस मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया है। शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की वजह से गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने लोकसभा चुनाव के बीच 21 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी थी। केजरीवाल ने ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दोनों पक्षों की ओर से लंबी दलीलें चली। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने शीर्ष अदालत को बताया था कि हवाला चैनलों के जरिए आम आदमी पार्टी को पैसे भेजे जाने के सबूत हैं। केजरीवाल की ओर से पेश हुए कांग्रेसी वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया था कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का बचाव करने के लिए ईडी द्वारा अब जिस सामग्री का हवाला दिया जा रहा है वह उनकी गिरफ्तारी के दौरान मौजूद नहीं थी। केजरीवाल की ओर से याचिका दायर किए जाने के बाद और सर्वोच्च अदालत से फैसला आने से पहले एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के प्रमुख को सीबीआई भी गिरफ्तार कर चुकी है, तो ईडी ने ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने चार्जशीट में केजरीवाल को घोटाले का मुख्य सरगना और साजिशकर्ता बताया है। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी आरोपों को खारिज करते हुए दावा कर रही है कि शराब घोटाले का दावा झूठा है और साजिश के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री को फंसाया गया है। इससे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, अगर पीएमएलए के तहत मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जाता है तो यह पूरे देश में इस कानून के दुरुपयोग के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और कई लोग इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह फैसला हमारे देश के संविधान को मजबूत करेगा। बता दें कि आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाने जा रहा है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 12 जुलाई की सूची के अनुसार न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ फैसला सुना रही है। पीठ ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल हैं। बता दें कि धन शोधन मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जग जाहिर है। यह प्रतिद्वंदिता चुनावों के दौरान तीखे हमलों में तब्दील हो जाती है, लेकिन जनता इसे सामान्य रूप से ही लेती है, क्योंकि यह अपेक्षित ही है कि राजनीतिक विरोधी एक दूसरे पर हमले करेंगे ही। लेकिन चिंताजनक स्थिति तब पैदा होती है जब राजनीतिक हमले शालीनता और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा को लांघ जाते हैं। कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पर जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं वह राजनीति में शिष्टाचार खत्म होने का संकेत तो है ही, साथ ही इससे यह प्रदर्शित हो रहा है कि कांग्रेस को मोदी को लगातार तीसरी बार मिला सरकार चलाने का जनादेश नहीं भाया है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को कांग्रेस अब तक नहीं भूली है। 2 जुलाई 2024 को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए पीएम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर बालक बुद्धि वाला कमेंट करके हलचल मचा दी थी। बुरी तरह बौखलाई कांग्रेस पार्टी ने अब इस कमेंट पर बेहुदा जवाब दिया है। बालक बुद्धि कमेंट के जवाब में बेल बुद्धि टर्म लाते हुए कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने एक कटाक्ष भरा वीडियो शेयर किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लिखा है, आप जानते हैं बेल बुद्धि कौन है। इस वीडियो में बिना नाम लिए लिखा गया है, जो लंबी लंबी फेंकता हो, जो नाले में पाइप लगाकर। इसके बाद चाय की केतली के लिए एक शख्स की फोटो दिखाई गई। फोटोजेनिक मेमोरी की बात करता है, जो बेसिर पैर की बात करता हो। इस वीडियो के आखिर में पीएम मोदी की तस्वीर दिखाई गई है। अब इस पर कांग्रेस की ही पुरानी प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक ट्वीट में बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने लिखा, कांग्रेस की गाली वाली बेल बुद्धि मैडम व उनकी सोशल मीडिया टीम ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बेहद ही घटिया व निम्न स्तरीय अभियान चलाया है। यह कांग्रेस की नीचता और विचार शून्यता का घिनौना प्रदर्शन है। जब उनके पास विकास व राष्ट्रहित के मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ नहीं बचता, तब वे इस तरह की घटिया हरकतों पर उतर आते हैं। यह घटिया अभियान कांग्रेस की हताशा, राजनीतिक दिवालियापन व उनकी गिरी हुई मानसिकता को पूरी तरह से उजागर करता है। कांग्रेस अपनी ऐसी गिरी हुई हरकतों से जनता की नजरों में और भी अधिक गिर रही है।
कांग्रेस को समझना होगा कि देश का प्रधानमंत्री किसी एक दल का नेता नहीं होता, बल्कि वह समस्त भारतीयों का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति दुनिया में भारत का चेहरा होता है। प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति से भले कितने भी वैचारिक और राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन उसका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। साथ ही प्रधानमंत्री पर राजनीतिक हमले करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश के संवैधानिक पद का कोई अपमान नहीं हो जाए। लेकिन खेद की बात यह है कि देश पर सर्वाधिक समय तक राज करने वाली और देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाली कांग्रेस प्रधानमंत्री के पद पर लगातार अपमान करने में लगी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने को लेकर भारत सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। साल 1975 में इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर लाखों लोगों को जेल में डाल दिया था। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में लिखा गया है 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस समय की सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर ज्यादतियां और अत्याचार किए गए। और जबकि भारत के लोगों को देश के संविधान और भारत के मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है, इसलिए भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है और भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया है। संविधान हत्या दिवस की अधिसूचना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालातों से गुजरना पड़ा था। यह दिन उन सभी लोगों को नमन करने का भी है जिन्होंने आपातकाल की घोर पीड़ा झेली। देश कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात गृह मंत्री अमित शाह के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए कही है। इसके पहले अधिसूचना की जानकारी देते हुए अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आगे लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है जिन्होंने तानाशाही सरकार की असंख्य यातनाओं व उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए। खैर, आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा सरकारी बंगला खाली किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने उनके खिलाफ कई टिप्पणियां की। स्मृति ईरानी के खिलाफ की जाने वाली टिप्पणियों पर राहुल गांधी ने कड़ी निंदा की है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, जीवन में हार जीत तो होती रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे श्रीमती स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचे। लोगों को अपमानित करना और उनका अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। राहुल गांधी के इस पोस्ट पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस सांसद के इस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा, यह अब तक का सबसे कपट से भरा मैसेज है। कांग्रेस नेताओं ने भेड़ियों की तरह एक ऐसी महिला नेता के पीछे हमला किया जिन्होंने राहुल गांधी को अमेठी में हराया और उनके अहंकार को चूर चूर कर दिया।
इन सब बकवासों से इस तथ्य को छुपाया नहीं जा सकता कि स्मृति ईरानी ने बालक बुद्धि को अमेठी छोड़ने के लिए मजबूर किया। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री को लुटियंस दिल्ली में 28 तुगलक क्रिसेंट बंगला मिला हुआ था। लोकसभा चुनाव 2024 में स्मृति ईरानी को कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा से शिकस्त मिली थी। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया था, जिसके बाद से वे लगातार कांग्रेस के निशाने पर है। अब 2014 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा तो कांग्रेस नेताओं ने उन्हें घमंडी और न जाने क्या क्या कहा। यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तो चुनावों के दौरान स्मृति ईरानी को मानसिक रूप से विक्षिप्त तक कह दिया था। उन्होंने कहा था कि स्मृति ईरानी जी का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है। मैं मोदी जी से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द इनका दिमागी इलाज करवाया जाए। वहीं हास्यास्पद बात यह है कि एक तरफ राहुल गांधी ऐसे ट्वीट करके खुद को नैतिक रूप से परिपक्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के कार्यकर्ता स्मृति ईरानी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे स्पिरिट ऑफ कांग्रेस का ट्वीट देखिए। 4 सितंबर 2023 को राहुल गांधी के समर्थकों के इस अकाउंट पर स्मृति ईरानी के लिए पोस्ट किया गया। मुझे फ्लाइंग किस पसंद नहीं है, मुझे मिडिल फिंगर पसंद है। ये ट्वीट तब किया गया था जब संसद में स्मृति ईरानी ने फ्लाइंग किस किए जाने का विरोध किया था। इसी तरह एक रोशनी कुशल ने 27 जनवरी 2024 को ट्वीट किया था, जिसमें था बोलकर कि 13 रुपए किलो मिलेगी चीनी, किधर गायब हो गई स्मृति कमीनी। अब इन्हीं समर्थकों के पोस्ट शेयर करके सवाल हो रहा है कि अगर वाकई राहुल को नैतिकता का इतना ज्ञान है तो फिर उन्होंने ऐसे कमेंट करने वालों के विरुद्ध उसी समय कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों अपने समर्थकों को रोकने के लिए ऐसे पोस्ट नहीं किए गए थे? आज जब लोकसभा चुनाव के नतीजों को समय बीत गया है, हर कांग्रेसी अपनी बात कह चुका है, तब ऐसी बातें करने का क्या फायदा? एक यूजर ने तो लिखा भी 98 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। खालिस्तानी समर्थक और लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह के भाई को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद बने खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल का भाई ड्रग्स के नशे में गिरफ्तार हुआ है। जिस समय वो गिरफ्तार हुआ वो नशे में खूब डूबा हुआ था। पुलिस की गिरफ्त में आए अमृतपाल के भाई का नाम हरप्रीत सिंह है और वो अमृतपाल के चुनावी मुहिम में शामिल भी था। खास बात यह है कि वारिस पंजाब डे का मुखिया अमृतपाल युवाओं को नशे से दूर ले जाने का दावा करता है और सिखों को अमृत चखाकर नशे से दूर करने की कस्में दिलाता है, लेकिन उसका भाई नशेड़ी निकला। बता दें कि अमृतपाल सिंह पर यह भी आरोप है कि उनके कथित नशा मुक्ति केंद्र को हथियारों के डिपो और ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इस मामले में पंजाब पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जालंधर के फिल्लौर में अमृतसर के भाई हरप्रीत को पुलिस ने ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी अंकुर गुप्ता और डीएसपी फिल्लौर ने बताया है कि हरप्रीत सिंह के पास से 4 ग्राम ड्रग्स बरामद की गई है। जिस वक्त उसे काबू में किया गया वह पूरी तरह से नशे में था और उसके 2 साथियों को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने इस मामले की वीडियोग्राफी भी करवाई है। फिल्लौर हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान दोनों को काबू किया गया। डीएसपी ने बताया कि जो ड्रग्स बरामद की गई है वह उसके पास कहां से आई, इस बारे में पता लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हरप्रीत का मेडिकल करवाया गया है। नशे की पुष्टि भी हो गई है। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अमृतपाल के भाई हरप्रीत की गिरफ्तारी के मामले में परिवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पिता तरसेम सिंह ने कहा है कि उन्हें मामले की जानकारी सोशल मीडिया से मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हमारे परिवार पर बन रहे भरोसे के कारण यह सरकार अब गलत नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि जहां नशा खत्म करने की असली जरूरत है वहां पुलिस कुछ नहीं करती, निर्दोष परिवार को फंसाने में लगी है। वहीं अमृतपाल सिंह के भाई की गिरफ्तारी के बाद विरोधियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अमृतपाल से लोकसभा चुनाव हारने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार कुलबीर जीरा ने कहा है कि इससे पूरे सिख धर्म को शर्मसार होना पड़ा है। अमृतपाल इस समय असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। जेल में होने के कारण वो 24 या 25 जून को शपथ नहीं ले सका। उसे फिर भारी सुरक्षा के साथ संसद लाया गया। अमृतपाल सिंह को अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी गई थी। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब सीट से
नवनिर्वाचित सांसद अमृतपाल सिंह को बतौर सांसद शपथ लेने के लिए 4 दिन की पैरोल की मंजूरी मिली थी। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में अमृतपाल सिंह को खडूर साहिब से 1 लाख से अधिक वोटों से जीत मिली थी। वह निर्दलीय चुनाव लड़ा था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।